हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 9 पढ़ेंगे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर की शुरुआत हमने इससे पहले भी एक वीडियो में करी हुई है और उस वीडियो में हमने कुछ जो इस चैप्टर का पोर्शन है वो डिस्कस किया हुआ है। सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। ये हम यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके लिए हम यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं। इसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर गिवन है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सिलेबस का डिस्कशन भी जो है इससे प्रीवियस जो वीडियो अपलोड है उसमें किया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये सारा इसका सिलेबस है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और उनका रिलेशनशिप देखा था आपस में। देन उसके बाद हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में स्टडी किया था और हमने इकोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ा था। और जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। आज की वीडियो में हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसके बारे में पढ़ेंगे और इकोसिस्टम से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम वीडियो के एंड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इकोसिस्टम समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम, इसको हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कहा जाता है। इसके अंदर ऑल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनका सराउंडिंग के साथ एक रिलेशनशिप जो होता है, बनता है, उसको हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। इकोसिस्टम में हम क्या बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो लिव करते हैं और उनका जो टुगेदर, जो उनका सराउंडिंग के साथ जो उनका रिलेशनशिप बनता है उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वॉज डिफाइंड बाय आर्थर टेंसले इन 1935। 1935 में टेंसले जो थे उन्होंने इकोसिस्टम टर्म को डिफाइन किया था। इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज interacting with each other and their non-living physical environment। इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें हम जो एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनका इंटरेक्शन देखते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और जो उनका फिज़िकल जो उनका इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है उनके साथ जो एक रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो काइंड्स हैं इकोसिस्टम के, प्रकार जो होते हैं अलग अलग, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ओशन इकोसिस्टम, जहाँ पर कि हम पर्टिकुलरली फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है उसको स्टडी करेंगे। वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स और जो उनकी सराउंडिंग है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, टुगेदर उनको हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो पर्टिकुलरली जब हम फॉरेस्ट को स्टडी करेंगे तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। ओशन के एनिमल्स और जो उनके प्लांट्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो वो हमारा ओशन इकोसिस्टम हो जाएगा। Even a clump of bushes can be an ecosystem। एक clump of bushes जो है उसका भी क्या होता है, एक इकोसिस्टम हो सकता है। All ecosystems on planet are interconnected and interdependent and together they make up biosphere। जो सारे ही इकोसिस्टम होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, ओशन का इकोसिस्टम है, कह रहे हैं बुशेस का भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। क्लम्प ऑफ जो बुशेस है उनका भी इकोसिस्टम है, बट वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और वो इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं एक दूसरे पर।
सो टुगेदर जब हम इन सबको टुगेदरली स्टडी करते हैं तो वो हमारा बायोस्फीयर हो जाता है, जहाँ पर कि हम एक बड़े एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, एक साथ टुगेदर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, बायोस्फीयर है। पहले ये जो कुछ टर्म्स हैं इनको हम पढ़ लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या है, कम्युनिटी क्या है, देन हमें ईजी रहेगा आगे जो चैप्टर है उसको समझने में। सो यहाँ पर हमारे पास टर्म आया एक बायोस्फीयर। उससे पहले हमने पढ़ा इकोसिस्टम, और हम पढ़ रहे थे कि कम्युनिटी होती है जो कि क्या बनाती है, फिर इकोसिस्टम को फॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मीन्स जब हम एक सिंगल पर्सन या किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल हो जाता है जब हम एक की बात कर रहे हैं। देन एक एक करके मिलाकर वो क्या बन जाते हैं, पॉपुलेशन बन जाती है, एक पॉपुलेशन फॉर्म करती है। तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई, जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं तो वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। देन उसके बाद पॉपुलेशंस जो है वो मिलाकर क्या बना लेती हैं, कम्युनिटी बना लेती हैं। तो ये कम्युनिटी हो गई। देन कम्युनिटी में क्या है, उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लिविंग पार्ट की भी और नॉन लिविंग की भी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, और उनके जो सराउंडिंग है उनकी भी जब हम बात करने लगेंगे तब हम उसको क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम। वो क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है। देन आफ्टर दैट हम इकोसिस्टम हमने समझ लिया। हमने बोला कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, वी सेड फॉरेस्ट जो है उसका एक अपना इकोसिस्टम है, ओशन का अपना इकोसिस्टम होता है, देन ग्रासलैंड होगा उसका अपना इकोसिस्टम है, बुशेस का अपना इकोसिस्टम है। सो जब ये इकोसिस्टम्स मिलाकर जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या बना देता है, बायोस्फीयर बना देता है। बायोस्फीयर जिसमें हम लैंड की भी बात कर रहे हैं, वाटर की भी बात कर रहे हैं और ग्रासलैंड की भी बात करेंगे, जिसमें हम सभी जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं उनको मिलाकर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। बायोस्फीयर जिसे कि पूरा हम क्या बोल देते हैं, जीव मंडल बोल देते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, अर्थ का जो सरफेस है और जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, रह सकते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर होता है। पर्टिकुलरली हम बायोस्फीयर जो वर्ड है उसको अगर हम देखें तो वो है कि जहाँ पर हमारा नॉन लिविंग पार्ट्स जो रहते हैं, लिविंग जो बीइंग है जहाँ पर कि सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जहाँ पर रह सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बायोस्फीयर हो जाता है, जिससे कि जैव मंडल और जीव मंडल भी जो है वो कहा जाता है। सो ये सारे जो टर्म्स थे वो हमें समझना ज़रूरी था, क्योंकि आगे भी इस चैप्टर में ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ होंगे। ना कुछ हमने बेसिक जो टर्म्स थे वो समझ लिए, अब हम आगे देखते हैं। द कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ communities and physical components decide the structure of an ecosystem. So एक जो इकोसिस्टम होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करता है, जो कम्युनिटीज़ होती है और जो उनके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है उसको डिसाइड करते हैं। क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि जो लिविंग है और नॉन लिविंग है और उनकी सराउंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स की सराउंडिंग को स्टडी करते हैं। So यहाँ पर ecosystem, this ecosystem have basically two types of components, namely biotic and abiotic components. So ecosystem के mainly कितने components हो गए, 2 components हो जाते हैं जिसको कि biotic बोलते हैं और abiotic बोलते हैं, जैविक और अजैविक जो हो गए। biotic और abiotic जो components हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। So this is biotic and abiotic components, जिसको कि हम समझ सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। बायोटिक मतलब जहाँ पर हम जीवों की बात करेंगे, और ए बायोटिक हो जाता है जहाँ पर कि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनकी हम बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म जहाँ पर हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई आ जाएंगे उनके अंदर। ऑर्गेनिजम्स में जो भी लिविंग होते हैं उनको हम बोलते हैं जीव, जिन्हें बोलते हैं हम। ओके, तो बायोटिक हो जाएगा जो कि जीवित है, लिविंग है, ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, ये इनके अंदर आ जाएगा। देन एबायोटिक जो होता है, एबायोटिक है नॉन लिविंग होता है, जो जिसके अंदर हमारी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं
एयर, वाटर, सॉइल, ये सब आ जाते हैं। बोथ में हम देख सकते हैं कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही इकोसिस्टम का क्या है, पार्ट होते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक components. So this we have studied about biotic and abiotic components. Now हम देखेंगे कि functions of ecosystem, कि एक जो ecosystem है उसके functions क्या क्या होते हैं, ecosystem काम कैसे करता है। Every ecosystem performs the following important functions. Number 1, it has different food chains and food webs. Food chain is the sequence of eating and being eaten. जो इकोसिस्टम होता है उसमें बेसिकली हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, फूड चेन्स की और फूड वेब्स की, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला एंड फूड वेब मीन्स खाद्य जाल। सो फर्स्टली वी विल स्टडी फ्रॉम द बुक, देन वी विल स्टडी फ्रॉम द फ्लो चार्ट। अ फूड चेन इज़ द सिंपलेस्ट पाथ दैट एनर्जी टेक्स थ्रू एन इकोसिस्टम। फूड चेन जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट पाथ होता है जहाँ से कि एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में फ्लो होती है। एनर्जी एंटर्स फ्रॉम द सन। एनर्जी हमें सन से मिलती है। ईच लेवल इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ अ ट्रॉफिक लेवल। सो ईच लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, वेब है। उसमें डिफरेंस क्या होता है। सो फूड चेन होती है जो कि स्मॉल होती है साइज़ में, और फूड वेब जो है ये बड़ी होती है, जिसमें कि हम अलग अलग जो फूड चेन है वो इसमें ऐड रहती है फूड वेब में। तो जो फूड चेन है इसमें सबसे पहले प्लांट्स है, देन प्लांट को डियर ने ईट किया, देन उसके बाद वल्फ ने डियर को ईट कर लिया, देन ये डिकम्पोजर्स ने इसको डिकम्पोज किया, देन फिर से ये प्लांट के द्वारा यूज़ हो गया। तो ये हमारी एक फूड चेन होती है जो कि जिसका साइज़ जो होगा वो छोटा होगा। और फूड वेब में हम एक एनिमल की बात नहीं कर रहे, इसमें हम डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं, जिसमें कि एक जो प्लांट ही है उसको अलग अलग एनिमल्स क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। फूड वेब जो है वही होती है रियल में, क्योंकि जो प्लांट है उसको एक ही एनिमल ईट नहीं करता, अलग अलग एनिमल्स जो है वो खाते हैं उसको। तो इस तरह से जो एक इंटरकनेक्टेड ये आपस में रहते हैं, तो ये हमारा क्या बना देते हैं, फूड वेब बना देते हैं, एक जाल बन जाता है जिसमें कि डिफरेंट फूड वेब्स जो होती हैं, फूड चेन्स जो होती हैं वो रहती है। तो ये डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि फूड चेन और जो फूड वेब है उसमें डिफरेंस क्या है। अब हमने वहाँ पर कुछ टर्म्स पढ़ते कि ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जिसमें कि एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में। सो वो किस तरह से होती है हम अब उसको समझ लेते हैं थोड़ा। अब हम अलग अलग जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनको देखेंगे, उनमें किस तरह से जो एनर्जी है वो पास होती है। सो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है। ये एक लेवल है, फिर ये दूसरा हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है। इनमें क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है वो एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो वो होता किस तरह से है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। सो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सन है, सन की जो एनर्जी है वो सबसे पहले ट्रांसफ़र होगी, देन उसके बाद उस एनर्जी का ट्रांसफ़र एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो ये जो एनर्जी है इसका जो ट्रांसफ़र है वो होता किस तरह से है, और कौन कौन से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल होता है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपना खाना जो है वो खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हो गए, जिसमें कि हमारे सारे क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, जिनको कि प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। देन उसके बाद हमारे जो बाकी लेवल्स होंगे उनमें सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे। कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं जो कि खाने को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि किन्होंने बनाया, प्लांट ने बनाया। सो जो पहला लेवल है वो हमारा प्रोड्यूसर्स का है, जो
सन की एनर्जी को लेते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस जो होती है उसकी प्रोसेस में वो खाना बनाते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। देन उसके बाद जो वो फूड है वो अदर एनिमल्स ले लेंगे। सो जो उन प्लांट्स को ईट कर रहा है उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन जो प्लांट ईटिंग वाले एनिमल्स हैं उनको जो खाते हैं, जो एनिमल्स उनको खाएंगे उन एनिमल्स को कहा जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर देन उनके आगे जो एनिमल्स उनको ईट करेंगे उनको टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाएगा। देन उसके आगे जो होंगे वो होंगे हमारे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से जो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है उसमें क्या रहता है, उसका एक लॉ होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ट्रांसफ़र होती है तो वो कितनी होती है, 10% ही होती है। सो यहाँ पर जैसे तो एनर्जी का क्या रहता है, डिक्रीज़ होता है। एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम लेवल में ऊपर जाते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे 100% थी एनर्जी, फिर 100 का अगर हम 10% निकाल देंगे तो वो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। सो आगे कितनी ट्रांसफ़र होगी, 10% ट्रांसफ़र होगी। फिर 10% जो है 10% का यहाँ पर 10% ट्रांसफ़र हुई थी, इसका आगे जो है वो 10% ट्रांसफ़र होगा। इसका हमने 10% निकाल दिया तो ये कितना गया, 1 आ गया। सो यहाँ पर जो आगे ट्रांसफ़र होगी 1% होगी। ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे, 10% निकालते रहेंगे तो यहाँ पर कितनी जाएगी, 0.1% रह गया। देन आगे हो गया 0.01%। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो 10% के रूल से आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो किस में होती है, प्रोड्यूसर्स में होती है, जो कि प्लांट्स होते हैं, जो कि अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। ओके, जैसे ही लेवल्स में हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी जो होती है वो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, लॉस होती जाती है एनर्जी का। और एक और चीज़ यहाँ पर है कि डिक्रीज़ इन बायोमास। बायोमास जो होता है वो क्या होता है, जो कि ड्राई वेट हम प्लांट्स या एनिमल का जो लेते हैं उसको बायोमास जो है वो कहा जाता है। सो बायोमास कम कैसे होगा कि जो नंबर में ज़्यादा है तो उनका ड्राई वेट अगर लिया जाएगा तो वो भी ज़्यादा होगा, और जो नंबर में कम होगा उनका ड्राई वेट अगर लिया जाएगा तो वो कम होगा। सो इस तरह से जो है ये हमारा ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो इस तरह से होता है। और लेवल्स को जो है वो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स कहा जाता है। सो हमने देखा इकोसिस्टम, फूड वेब और फूड चेन समझा। ये वाला जो डायग्राम है ये भी हमारा क्या है, फूड चेन जो है उसको दिखा रहा है, जो कि हमने समझ लिया पिक्चर के थ्रू। अब इसका हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था जहाँ पर कि हमने फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में समझा और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है वो समझा। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम, इसमें क्या हमें गिवन है। फूड चेन और फूड वेब के बारे में हमने समझा ही था, तो एक बार पढ़ भी लेते हैं कि हमें बुक में क्या दिया हुआ है। फूड चेन्स आर जनरली फाउंड टू बी इंटरलिंक्ड एंड इंटरवोवन एज अ नेटवर्क, हैंस नोन एज द फूड वेब। सो जब फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है और आपस में कनेक्टेड रहती है तो बहुत सारी जो फूड चेन्स होते हैं वो जब कनेक्टेड रहती है तो उनको हम फूड वेब कह देते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ओके, हैंस दीज आर मोर स्टेबल। सो फूड वेब जो होती है वो मोर स्टेबल रहती है, क्योंकि अगर हम फूड चेन को देखते हैं जिसमें कि हम पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि ग्रास है, ग्रास ईटर, अगर ग्रास हॉपर है, अगर ये कम हो गए तो फिर जो फ्रॉग है वो क्या खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्रॉग्स जो हैं उनके लिए खाने के लिए सिर्फ ग्रास हॉपर्स ही हैं, अदर एनिमल्स जो हैं वो भी जो है उनके पास है।
तो इसीलिए फूड वेब जो होती है वो क्या रहती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसमें कि हम अदर फूड चेन्स को भी स्टडी कर लेते हैं। एक साथ जब हम इंटरकनेक्टेडली उनको पढ़ लेते हैं तो वो हमारा फूड वेब हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, देयर इज़ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही दिशा में होता है। एक बार एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है तो वो ऐसा नहीं कि वो वापस फिर से फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, तो वो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में होता है वो। इट फ्लोज फ्रॉम द सन एंड देन आफ्टर कैप्चर बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स, जो कि हमने डायग्राम के थ्रू भी समझा। इट फ्लोज थ्रू द फूड चेन और द फूड वेब। तो वो फूड चेन और जो फूड वेब होती है उसके थ्रू जो है वो एनर्जी जो है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होती है। प्रोड्यूसर्स सबसे पहले सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं, देन उसके बाद जो हमारे कंज्यूमर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो उनको यूज़ करते हुए चलते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, मटीरियल्स न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम मूव इन अ साइक्लिक मैनर। तो इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं। यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो साइक्लिक मैनर में चलेंगे। द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हमने देखे, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको कहा जाता है। उसमें आ जाते हैं वाटर, लाइट, विंड, सॉइल, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स एंड गैसेस। तो ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। देन फोर्थ पॉइंट हमारा है, एवरी इकोसिस्टम फंक्शंस टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन सम प्राइमरी प्रोडक्शन, प्लांट बायोमास एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन, एनिमल बायोमास। सो हर एक जो इकोसिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूस होता है प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो प्लांट बायोमास है। बायोमास हमने समझा था, बायोमास क्या होता है, किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो ड्राई वेट है, ड्राई वेट जो होता है उसको बायोमास जो है वो कहा जाता है। सो जो अगर प्लांट्स का बायोमास हम बोलेंगे तो वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाएगा, और अगर हम एनिमल्स का बायोमास बोलेंगे तो वो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, एवरी इकोसिस्टम रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स इटसेल्फ। हर एक जो इकोसिस्टम होता है वो अपने आप ही रेगुलेट होता है और मेंटेन करता है खुद को। दिस सेल्फ रेगुलेटिंग और कंट्रोल सिस्टम इज़ नोन एज साइबरनेटिक सिस्टम। सो जो ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग जो सिस्टम होता है, जो कि सेल्फ कंट्रोल जिसमें होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक सिस्टम बोलते हैं। सो ये हमने समझा किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, और उसके फंक्शंस को हमने पढ़ा, और डायग्राम के थ्रू भी हमने इकोसिस्टम को और उसके फंक्शंस को और एनर्जी के जो लेवल्स है, ट्रॉफिक लेवल्स जो है उनको समझा। अब आगे का टॉपिक देख लेते हैं हम, जो कि हमारा है इकोटोन। Ecotone. An ecotone is a transitional area of vegetation between two different plant communities such as forest and grassland. The influence of two bordering communities on each other is known as edge effect. अब यहाँ पर हम बात करें कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन जो है, यहाँ पर हम बोलते हैं कि जब दो जो हमारी कम्युनिटी होती है, दो हमारी क्या है, बायोम्स है, जहाँ पर कि जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और दूसरा हमारा है डेज़र्ट। जब फॉरेस्ट से डेज़र्ट में ट्रांजिशन हो रहा है तो वहाँ का जो बीच का जो पार्ट होता है, जो कि क्या होगा, ग्रासलैंड होगा, जो कि क्या है, ग्रासलैंड है। ये फॉरेस्ट है और ये डिज़र्ट है, बीच में क्या रहेगा, इनके ग्रासलैंड रहेगा। सो इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, जो बीच का पार्ट है,
ट्रांजिशन वाला, ये हमारा क्या रहता है, इकोटोन। ये क्या रहता है, इकोटोन रहता है। सो जो यहाँ पर भी लिखा है कि एंड इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल एरिया। ये क्या रहता है, एक ट्रांजिशनल एरिया है दो डिफरेंट जो बायोम्स हैं उनके बीच का। द इन्फ्लुएंस ऑफ जो टू बॉर्डरिंग कम्युनिटीज़ होती हैं और जो उनका इन्फ्लुएंस होता है आपस में, उसको एज इफेक्ट बोला जाता है। ये एक कम्युनिटी है और ये दूसरी कम्युनिटी होती है। ओके, तो इनकी बॉर्डर पे जो भी इनका इन्फ्लुएंस रहेगा वो क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, एज इफेक्ट बोला जाता है। ये क्या रहता है हमारा, एज इफेक्ट बोला जाता है इसको। अब जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर हमें गिवन है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसमें इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोसिस्टम टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ड्यू टू सीजनल इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, चेंज जो है वो इकोसिस्टम में हमारे दिखने लगेगा, तो वो हमारा क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाता है। उसका रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है। द चेंज में बी मैन मेड भी हो सकता है। अगर मैन मेड कोई चेंज होगा तो उसे एंथ्रोपोजेनिक बोल देंगे, और चेंजेस नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरली भी हमारी जो अर्थ है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सडनली हमें चेंज नहीं दिखता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखता है हमें, कि कुछ समय बाद, बहुत टाइम के बाद जो है वो चेंजेस जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि हम अपने अर्थ का इवोल्यूशन अगर देखें तो वो भी क्या है, एक चेंज है कि किस तरह से जो इवोल्यूशन है वो हुआ, कि कैसे जो अर्थ है उसमें चेंजेस आए और अभी ह्यूमंस किस तरह से रह रहे हैं। सो सम चेंजेस में टेक डिकेड्स, कुछ चेंजेस को होने में बहुत सारे साल भी जो है वो लग जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने ट्रॉफिक लेवल्स को अभी समझा था कि ट्रॉफिक लेवल्स कहते किन्हें हैं, और इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसको हम देखेंगे। तो हमने इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ इस तरह से बनता है, इसमें हमने देखे थे ट्रॉफिक लेवल्स। ये अलग अलग क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स है। So the concept of ecological pyramid was developed by चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन जो थे उन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया था, बनाया था। द इकोलॉजिकल pyramids begin with producers like plants at the bottom and proceeds through various trophic levels such as herbivores consume plants and carnivores consume herbivores। फिगर 9.2 में हमें गिवन है दिस। सो ये इकोलॉजिकल पिरामिड को शो कर रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कि हमें डिफरेंट लेवल्स हैं। ये हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं, दीज आर ट्रॉफिक लेवल्स, जहाँ पर कि हम सबसे पहले बात करते हैं किनकी, प्लांट्स की, जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि सन की एनर्जी को यूज़ करके क्या करते हैं, जो फूड है उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें प्रोड्यूसर्स जो है वो कहा जाता है। देन प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स होंगे उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाएगा, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे हमारे। हर्बीवोर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन उसके बाद आगे कार्निवोर्स होंगे सारे। कार्निवोर्स में भी जो प्लांट ईटर्स एनिमल्स हैं उनको खाते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। स्मॉल कार्निवोर्स हो गए वो। देन उसके बाद टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। टेरेस्ट्रियल तो मीन्स लैंड होता है, ओके। सो टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, जो कि किनको खाएंगे, जो कार्निवोर्स ही एनिमल्स हैं उन्हीं को ईट करते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, तो लार्ज कार्निवोर्स हो गए। सो ये हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, जिसमें कि एनर्जी का फ्लो जो है वो सन की एनर्जी लेके प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स जो है वो आ जाते हैं।
सो जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने चार्ल्स एल्टॉन ने दिया था। सो बॉटम में क्या रहते हैं इसके, प्रोड्यूसर्स रहते हैं, देन कार्निवोर्स आ जाते हैं। सो इकोलॉजिकल पिरामिड शो हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो शो करता है। द बेस ऑफ द पिरामिड इज़ composed ऑफ स्पीसीज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, वो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हो गए जो कि प्लांट्स होते हैं, जिनको कि प्रोड्यूसर्स जो है वो कहा जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। All other organisms in the ecosystem are consumers called heterotrophs। तो बाकी जो अदर एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको कि हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ प्लांट होते हैं जो कि अपना फूड बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स है, वो प्लांट्स हैं, उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। देन हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो अदर एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं या वो एनिमल्स को ईट करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे, जिनको कि कंज्यूमर्स कहा जाता है। विच आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर फूड एनर्जी। जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं अब फूड के लिए, फूड से जो एनर्जी मिलती है उसके लिए। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड दे आर एज फॉलोज। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हमें इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो दिखता कैसा है वो समझना है। अभी हमने इससे पहले जो डायग्राम समझा था वो भी पिरामिड ही था हमारा, वो हम ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ रहे थे और एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है वो देख रहे थे। अब यहाँ पर जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, पिरामिड का शेप हमें पता ही है कि किस तरह से पिरामिड जो है वो एक ट्रायंगुलर टाइप का जो शेप होता है वो बनता है, और उसमें एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हमने पढ़ा कि वो 10% का जो रूल होता है वो उसमें लगता है, और एनर्जी जो होती है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। वही यहाँ पर एनर्जी पिरामिड में दिखाया गया है। अब पिरामिड जो है उनका शेप भी रहता है कि पिरामिड 2 तरीके से बन जाता है। एक तो अपराइट होता है जो कि सीधा पिरामिड होगा, और दूसरा इन्वर्टेड जो है वो पिरामिड बनेगा, जो कि उल्टा पिरामिड जो है वो बन जाता है। सो यहाँ पर एक चीज़ है कि हम बोल रहे हैं कि पिरामिड जो है वो कितने तरीके के बनते हैं, 3 तरह के बनते हैं। एनर्जी का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। सो जो एनर्जी का पिरामिड है वो पिरामिड ऑलवेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, अपराइट बनेगा। एनर्जी का पिरामिड, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा कैसे होगा, ये जैसे ऊपर की ही तरफ होगा, उसमें हमारा कैसे रहेगा, 10% का ही जो रूल है वो चलता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। Pyramid of energy. In this pyramid, at each trophic level, only a small portion of energy, approximately 10%, is transferred to the next level. So 10% ही जो है वो next level में energy जो है वो जाती है। This is called 10% rule. This pyramid describes overall nature to the of the ecosystem. The energy pyramid is always upright and वर्टिकल एज शोन इन फिगर 9.3। सो ये जो पिरामिड है ये कौन सा है, एनर्जी का पिरामिड है, जो कि हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, अपराइट बनता है। द हायर द ऑर्गेनिज्म इज ऑन द ट्रॉफिक पिरामिड, द लोअर द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी। जितना ज़्यादा ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। ये हमने पहले भी देखा था।
For example, plants and other autotrophs, primary producers, convert only a fraction of enormous amount of solar energy they have access to into food energy. तो फूड एनर्जी के लिए जो प्लांट्स हैं वो कुछ ही पार्ट जो है वो सन का क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं और उससे फूड जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा था एनर्जी का पिरामिड, जो कि ऑलवेज कैसा रहता है, अपराइट रहता है। अब हम देख लेते हैं नंबर का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। दिस डिपिक्ट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, herbivores and carnivores at their successive trophic levels. So ये नंबर के अकॉर्डिंग बनता है। यहाँ पर तो हम एनर्जी की बात करें कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। सो इसलिए ये हमेशा कैसा बनता है, अपराइट बनता है। बट यहाँ पर जो नंबर का जो पिरामिड है वो प्रोड्यूसर्स का, हर्बीवोर्स का और कार्निवोर्स का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनेगा। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो नंबर का पिरामिड है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, अपराइट, पार्शियली अपराइट एंड इन्वर्टेड। इसको भी हम एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। तो 3 तरीके से जो है नंबर का पिरामिड बन सकता है, अपराइट, पार्शियली अपराइट एंड इन्वर्टेड। देन थर्ड पार्ट को भी समझ लेते हैं, देन डायग्राम के थ्रू दोनों के जो पिरामिड है उनको हम समझेंगे। देन पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब होता है कि जो ड्राई वेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट या एनिमल का, उसको मेज़र करके जब पिरामिड बनाया जाएगा तो वो हमारा बायोमास हो जाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाएगा। इन दिस पिरामिड देयर इज़ अ gradual decrease in biomass from the producers to the higher trophic levels. They show the mass and can be upright or inverted. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। दोनों तरीके से बन सकता है बायोमास का पिरामिड भी। तो वो किस तरह से बनता है वो देखते हैं हम। सब डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि नंबर के पिरामिड जो है वो किस तरह से अपराइट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। तो सबसे पहले जो नंबर का पिरामिड है कि नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो पिरामिड है वो अपराइट किस में बनेगा। सो अपराइट जो बनेगा ये ग्रासलैंड में बनता है नंबर का पिरामिड, सीधा, जहाँ पर कि पहले प्रोड्यूसर्स होंगे जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को ईट करेंगे, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ग्रास लैंड में क्या होगा, ग्रास ज़्यादा होगी, देन एनिमल्स का जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, अपराइट बनता है। अब इसी में जो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड जो पिरामिड है वो किसका बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड जो बनता है वो फॉरेस्ट का बनता है, जो कि उल्टा रहता है, जहाँ पर कि प्रोड्यूसर्स जो है वो बड़े बड़े जो ट्री होंगे वो प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे आ जाएंगे, देन उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो आ जाएंगे, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो नंबर के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, नंबर में कम होंगे और प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो फॉरेस्ट का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, नंबर का पिरामिड उल्टा बनता है। जो ये हमने देखा कि पिरामिड जो है वो नंबर का कैसे बनता है कि जो एक एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और 10% एनर्जी का जो रूल है वो उसमें अप्लाई होगा। वो उसमें एक ही तरीके का पिरामिड जो बनता है एनर्जी के पिरामिड में। देन जो नंबर का पिरामिड है उसमें 2 तरह के पिरामिड बनते हैं, जिसमें कि अपराइट और इन्वर्टेड जो होता है वो सीधा और उल्टा दोनों पिरामिड बनते हैं। सीधा पिरामिड जो बनता है वो ग्रासलैंड में बनता है और जो हमारा उल्टा जो पिरामिड है वो हमारा किस में बनता है, फॉरेस्ट में बन जाता है। सो अब हम बायोमास का जो पिरामिड है वो देखते हैं।
हमने पढ़ा कि जो बायोमास का पिरामिड है वो भी दो तरीके से बनता है, वो भी अपराइट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। अपराइट जो पिरामिड बनेगा बायोमास का वो कौन सा होता है, वो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसमें जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, अपराइट बनता है। बायोमास क्या था, जो कि ड्राई वेट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स का हम ले रहे हैं, उसको मेज़र करने के बाद पिरामिड जो है वो बनता है। फिर देन उसके बाद जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, अपराइट बनता है, सॉरी वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे देन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। सो ये जो हमारा बायोमास का पिरामिड है वो भी दोनों तरीके से बन गया। सो जो बायोमास का जो सीधा पिरामिड होता है वो ग्रासलैंड का पिरामिड होता है, और जो उल्टा पिरामिड है बायोमास का वो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वहाँ का पिरामिड रहता है। तो ये हमने पढ़े पिरामिड्स के 3 टाइप्स। सो ये जो पिरामिड्स हैं ये हमने स्टडी कर लिए, और इनसे रिलेटेड जो डायग्राम है उनके थ्रू भी हमने एग्जांपल्स को इनके समझ लिया। सो आज की इस वीडियो में हमने इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम के फंक्शंस देखे कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के। उसके बाद हमने इसमें फूड चेन और फूड वेब के बारे में स्टडी करी। देन इको टोन जो था उसको हमने समझा, एंड देन लास्ट में हमने जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, अलग अलग जो 3 तरह के पिरामिड हैं वो हमने समझे। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।